आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। ये हिस्ट्री का चैप्टर है 9 जिसमें हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक ही औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड है। इसमें हम इंडस्ट्रीज़ किस प्रकार से वर्ल्ड में एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, किस प्रकार से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इन सब ने अपने अपने उद्योगों को विकास दिया, उद्योगों में काम किया और किस प्रकार से महिलाओं का काम छीन गया उनसे क्योंकि मशीनें आ गई थी। इसमें ओवरऑल हम सारा चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से उद्योग स्थापित हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और किस किसने इसको बढ़ावा दिया, ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। जो सबसे पहला टॉपिक है वही है औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1850 के दशक तक उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाता है। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के बाद आई। इस दौरान ब्रिटेन जो पहले विश्व भर में औद्योगिक शक्ति के रूप में प्रसिद्ध था, पिछड़ गया था, मतलब बाद में वो पिछड़ गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन से आगे निकल गया था क्योंकि माना जाता है कि सबसे पहले जो जहाँ पे इंडस्ट्री बैठी थी, जहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहाँ वो सबसे पहले ब्रिटेन था और ब्रिटेन में वो औद्योगिक शक्ति काफ़ी रूप में फली फूली और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो गई। लेकिन जब अमेरिका की औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, अमेरिका में कारखाने स्थापित होने लग गए, नई नई मशीनें आने लग गई, तो जो ब्रिटेन है वो पिछड़ता चला गया। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास मशीनों और तकनीकों के कारण हुआ। अब कार्य हाथ की जगह मशीनें भी करती थी और जो हाथ के कार्य होते थे वो ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा महीन काम होता था जो कि औरतें किया करती थी। अब जब मशीनों के आने के कारण जो औरतों का काम हुआ करता या महिलाओं का काम होता था वो मशीनों ने ले लिया था, जिसके कारण अब औरतें अपना काम नहीं कर पाती थी और उनके बदले मशीन करती थी। जहाँ पर थोड़ा सा काम हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा समय ले रहा था, वहीं पर अगर मशीन स्थापित की गई थी तो वहाँ पे थोड़े समय में बहुत सारा काम कर दिया जा रहा था। आपको ही पता, अगर आप हाथ से कुछ काम करने जाओगे तो बहुत टाइम लेता है और काफ़ी ज़्यादा वो कीमती भी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन जब मशीन बना रही है वो चीज़ या मशीन उसको डिज़ाइन कर रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में बनाई जाएगी और उसका जो उसकी जो कीमत होगी, जिसकी वैल्यू होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी हाथ से बनाई हुई चीज़ों की होती है। हम आजकल भी हर चीज़ हम हाथ से हैंडमेड ढूंढते हैं कि हमें हैंडमेड मिल जाए कुछ भी, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है आपको देखने में भी और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर भी लगता है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों आई? इसके बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में ही आई थी। ब्रिटेन राजनीतिक रूप से स्थिर और मजबूत था, ठीक है, इसलिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में ही शुरू हुई। वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और एक स्थायी रूप से विद्यमान थी। विदेशी व्यापार के कारण इंग्लैंड ने पूंजी इकट्ठा कर ली जो कारखाने खोलने के लिए ज़रूरी थी। इंग्लैंड के पास लोहे और कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार थे जो उद्योग के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। इंग्लैंड में जहाज़ और रेलवे का विकास हुआ जिससे माल लाने और ले जाने में बहुत आसानी लगी। इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका के कई देशों को गुलाम बना रखा था, जहां से उसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। बना हुआ माल भी आसानी से बिक सकता था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का श्रेय इंग्लैंड के लोगों को भी जाता है। बहुत उत्साही और साहसी थे और कड़ी मेहनत और जोखिम उठाकर उन्होंने अपना इस काम को इस्टेब्लिश किया। ये ले लो कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित कारणों से शुरू हुई थी और काफ़ी ज़्यादा फली फूली भी थी और वहाँ के जो कारखाने थे वहाँ पर मर्द, बच्चे और औरतें सब काम करते थे। बच्चों का काम ज़्यादा अहम माना जाता था क्योंकि वो बच्चे छोटे थे, वो किसी मशीन के अंदर कुछ काम हम करना हो या कुछ साफ़ सफाई करनी हो तो वो किसी मशीन के अंदर घुसा देते थे और वो वहाँ से उसको क्लीन करके बाहर निकल जाते थे। और रही बात औद्योगिक क्रांति का शहर, व्यापार और वित्त व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? शहरों का विकास 18वीं शताब्दी से यूरोप के अनेक शहर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से बढ़ने लगे थे। यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी 1750 से 1800 के बीच दोगुनी हो गई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में थे। इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा शहर था, जो देश के बाजारों का केंद्र था। बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के नज़दीक ही मौजूद थे, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्री कहीं पर भी उद्योग या कहीं पे कारखाने लगते हैं तो वहाँ के आसपास जनसंख्या का घनत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो इलाका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो इलाके होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा
कार्य क्षेत्र बन जाता है, वहाँ पे रोज़गार लोगों को मिल जाता है, इसलिए वहाँ का हर एक चीज़ ज़्यादा महंगा बिकता है। अब व्यापार की बात करें तो लंदन, इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच त्रिकोण व्यापार का केंद्र बन गया था। अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाले कंपनियों को कार्यकाल भी लंदन में था। इंग्लैंड में विभिन्न बाजारों के बीच माल का आवागमन जल मार्गों से होता था। जल द्वारा परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था और उसमें समय की बचत भी होती थी। व्यापार की बात करें तो ये कुछ देश है जिनके बीच में त्रिकोणीय व्यापार होता था। जब भी कोई व्यापार किया जाता है किसी दूसरे देश के साथ, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो जो जल मार्ग होता था वो सबसे ज़्यादा सरल और सबसे सस्ता साधन पड़ता था व्यापार के लिए। तो लोग स्थलों की जगह जल मार्ग के द्वारा ही व्यापार को करना सूक्ष्म समझते थे या फिर आसान समझते थे। वित्त व्यवस्था। इंग्लैंड के औद्योगिकरण में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान था। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो 1694 में स्थापित किया गया था, वित्तीय प्रणाली का केंद्र था। 1784 में इंग्लैंड में 100 से ज़्यादा प्रांतीय बैंक थे जो 1820 के दशक तक 600 से अधिक हो गए थे। हम वहाँ के वित्त के बात में कर रहे हैं, तो वहाँ के जो बैंक के होते थे, क्योंकि व्यापार करने के बाद उस पैसों को कहीं ना कहीं तो स्टोर किया जाएगा ही, तो वहाँ पे बैंक का नाम बताया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जहाँ पर सारे के सारे जो भी पैसे होते थे उद्योग से आने वाले उन सबको वहाँ पे रखा जाता था। लंदन में बैंक के द्वारा बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। कोयला और लोहा उद्योगों में क्रांति लाने वाले आविष्कारों का वर्णन करें। कोयला और लोहे में औद्योगिक क्रांति लाने वाले आविष्कारों का वर्णन। कोयला और लोहा। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वहाँ मशीनीकरण के लिए आवश्यक सामग्री कोयला और लोहा अधिक मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन 18वीं शताब्दी तक वहाँ उपयोगी लोहे की कमी थी। लोहा प्रगलन की प्रक्रिया। लोहा पिघलाने की प्रक्रिया के जरिए लोहे खनिजों में से लोहा तरल धातु के रूप में निकाला जाता था। सदियों तक इस प्रक्रिया के लिए काठ कोयले यानी चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस काम में कई समस्याएं थी। चारकोल लंबी दूरी तक ले जाने में टूट जाया करता था और इससे भी लोहा तैयार होता था, वह भी घटिया किस्म का होता था, और लकड़ी के लिए जंगल भी काटने पड़ते थे। लोहा प्रगलन में सुधार। 1750 में अब्राहम डार्बी ने लोहे को पिघलाने और साफ करने के लिए पत्थर के कोयले का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिस प्रकार से पिघलाना और अच्छी मशीनों बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान हो गया था। लोहे में टिकाऊपन ज़्यादा था, इसलिए मशीनें और रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने के लिए इसे लकड़ी से बेहतर सामग्री माना जाने लगा। लकड़ी तो जल या कट फट सकती थी, लेकिन लोहे को भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को नियंत्रण किया जा सकता था। इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते इसको, पढ़ लेना इसको भी। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना या उसकी वर्णन करें। कपास की कताई और बुनाई। ब्रिटेन के लोग ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे। ठीक है। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड भारत से बड़ी मात्रा में सूती कपड़े का आयात करता था। इंग्लैंड भारत से लेता था सूती कपड़ा, लेकिन जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक दबदबा कायम हो गया, तब इंग्लैंड ने कच्चे कपास और रुई का आयात करना भी शुरू कर दिया। इंग्लैंड पहुंचने पर इसकी कताई की जाती थी और उससे कपड़ा बुना जाता था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम बहुत ज़्यादा ही धीमा पड़ता चला गया था, जबकि जो बुनाई का काम था वो काफ़ी ज़्यादा तेज चलने लगा था। दिन भर कताई में लगे रहते थे जो वहाँ के रोज़गार हुआ करते थे, जबकि बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतज़ार में सुस्त बैठे रहते थे। लेकिन तकनीक के क्षेत्र में कई आविष्कार हो जाने के बाद कताई का काम भी तेज हो गया, जिससे कपड़ा बनाना और भी ज़्यादा आसान साबित हो गया। कपड़ा उद्योग क्रांति लाने वाले आविष्कार। उड़न तुरी करगा, यहाँ पे तुरी नहीं लिखा है, सॉरी, उड़न तुरी करगा, इसका आविष्कार जॉन की ने 1733 में किया, जिससे कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना आसान हो गया। दूसरा जो पॉइंट है कताई मशीन, जिसका आविष्कार
जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 में किया था। इससे एक ही व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इसमें कुछ वर्ड है जिनको आप फुलफिल कर सकते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि वाटर फ्रेम क्या होता है, म्यूल क्या होता है, पावर लूम क्या होता है। वाटर फ्रेम, इसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने 1759 में किया। इसकी सहायता से मजबूत धागा बनाने जाने लगा था। म्यूल, इसका निर्माण सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1769 में किया। इससे बढ़िया और मजबूत धागा बनता था। ये सब धागा बनाने की मशीनें थी, या धागा बनाने की गुणवत्ता को दिखाने वाली मशीनें थी। पावर लूम, इसका आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने 1787 में किया। इसे चलाना आसान था और धागा टूटने पर यह अपने आप काम करना बंद कर देता था। इससे किसी भी प्रकार के धागे से बुनाई की जा सकती थी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाप की शक्ति का प्रयोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, भाप की शक्ति का प्रयोग। भाप की शक्ति उद्योग के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई। भाप की शक्ति से मशीनें चलाई जा सकती थी। ठीक है, मशीनें बनाने के लिए ये भरोसेमंद और कम खर्चीला स्रोत था। इसका प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योगों में किया गया। थॉमस सेवरी ने खानों में से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेंड खनन मित्र नामक भाप के इंजन का मॉडल बनाया था, जो कि 1712 में थॉमस न्यूकॉमन ने एक और भाप का इंजन बना डाला। लेकिन इनका प्रयोग केवल कोयले की खानों तक ही सीमित था, आगे इसका प्रयोग नहीं किया गया था। 1759 में जेम्स वॉट ने एक मशीन का आविष्कार किया, जिससे भाप इंजन एक साधारण पंप से प्राइम मूवर, जो कि एक प्रमुख चालक होता था, के रूप में काम देने लगा। एक धनी व्यक्ति मैथ्यू बोल्टन की मदद से जेम्स वॉट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। इस फाउंड्री से जेम्स वॉट के स्टीम इंजन की बड़ी संख्या में बनने लगी। जो चैप्टर नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसका ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सेकंड पार्ट में पढ़ाया जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिना सब्सक्राइब के आप चले जाते हो। ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में नहरों के निर्माण, प्रयोग और प्रभाव। नहरों के निर्माण के कारण। प्रारंभ में नहरों का निर्माण कोयले को शहर तक ले जाने के लिए किया गया था, ताकि उसको जल मार्ग से ले जाया जा सके, क्योंकि कोयले को उनके फैलाव और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में अधिक समय लगता था और खर्च भी बहुत ज़्यादा होता था। नहरों के रास्ते थे, समय और धन दोनों ही कम लगते थे। इसके अलावा बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी भूमि पर स्थित खानों, खदानों और जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए भी नहरें बनाई गई थी। नहरों का निर्माण किस लिए किया गया था, इन निम्नलिखित कारणों से पता चल जाता है। नहरों का निर्माण। इंग्लैंड में पहली वर्सली कैनल 1761 में जेम्स ब्रिडली द्वारा बनाई गई, ताकि वर्सले के कोयला भंडारों से कोयला ले जाया जा सके। 1760 से 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 परियोजनाएं शुरू की गई। अगले 60 वर्षों में 4000 मील लंबी नहरों का निर्माण हो चुका था। इसके कुछ प्रभाव भी देखे जाते हैं। प्रभाव। नहरों के निर्माण से अब कोयला ले जाने में व्यय कम लगने लगा था और समय की भी बचत होने लगी थी, जिससे कोयले की कीमत आधी रह गई। नहरों से नए नए शहरों का विकास होने लगा था, क्योंकि नहर से भी हम दूसरे नहर या नहर के उस पार के देशों में भी जा सकते थे। ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। समाप्ति के साथ साथ मैं आप सबसे आशा करती हूँ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय।